ओके, हम आज क्लास स्टार्ट करते डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? क्या सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है और ऑडियो आ रहा है? जी। क्योंकि ना, जी ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। बाद में ना बताते जाती हूँ, फिर पता नहीं चलता। ओके, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं, एनाटॉमी माने संरचना, शरीर कैसे बनता है वो हम, और फिजियोलॉजी माने फंक्शन कैसे करता है। तो हम बोथ पार्ट आज देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, क्या कोई मुझे बताना चाहेगा? आप सब पढ़े हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कोई शॉर्ट में बताना चाहते हैं कुछ? लेट बताएंगे? ओके, ठीक है, फाइन, मैं स्टार्ट करती हूँ। जी भारती जी। ओके, आई थिंक उनके ऑडियो में प्रॉब्लम है। चलिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम माने, जैसा कि आप समझ रहे हैं, हमारे पाचन तंत्र के ऊपर जो सिस्टम काम करता है, जो हमारे फूड की प्रोसेसिंग, फूड का इंटेक, फूड का मेटाबॉलिज्म, वो सब कंट्रोल करता है। तो इसके मुख्य भाग है कुछ कुछ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य कार्य में इंजेशन, देन हमारे डाइजेशन प्रोसेसेस में इंजेशन, जो हम खाना मुंह से लेते हैं इसको बोलते हैं इंजेशन। द फूड वी आर इनटेकिंग थ्रू माउथ, इनटेक करना को बोलते हैं इंजेशन। देन हमारा जो खाना हमारे सारे डाइजेस्टिव ट्रैक को, जीआई ट्रैक को होते हुए हमारे इधर पेट में पाचन होगा। तो डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर वंस। बड़े बड़े जो हमारे फूड पार्टिकल्स है उनको छोटे अणु के आकार में तोड़ के जो पाचन क्रिया की जाती है वो होता है डाइजेशन। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। जो हमने खाया उसका काम क्या होगा? हमारे बॉडी में लगना भी तो चाहिए, शरीर में लगना भी तो चाहिए। तो लगने के लिए हमारे आते, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन मिलके हमारी ग्रहणी जिसको बोलते हैं, ग्रहणी संग्रहणी, सब मिलके जो हमारे फूडिंग के एब्जॉर्प्शन का और एसिमिलेशन का काम करते हैं। मतलब हम जो खाना पीना खाए, अभी उसका पाचन हुआ, अब पाचन का जो रस है, जो सार है, जो हमारे ब्लड में हमारे मिलेगा, तो वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम हमारे आंतों का होता है। तो ये प्रोसेस में हुआ एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन जो खाया पे। अब अभी क्या होगा? एसिमिलेशन सारे बॉडी में थ्रू ब्लड, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत सारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे जहां जहां सेल को रिक्वायरमेंट है। तो हुआ एसिमिलेशन हो गया। अब आता है इसमें लास्ट में एक्सक्रीशन या इजेशन, दोनों में से कोई भी टर्म आ सकता है। एक्सक्रीशन माने जो आपने खाया उसके बाद जो रह गया, जो वेस्ट मटेरियल्स है जिसका कोई काम नहीं है हमारे बॉडी में, वो हमारे आंतों के जरिए, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए हमारे रेक्टम एनस में चले जाता है। तो अभी हम फिजियोलॉजी छोटा शॉर्ट में देखें। अभी हम पहले पार्ट्स देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, क्या क्या मुख्यतः पार्ट्स है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम माने आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से बना हुआ है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट माने ये जो पूरा पाइप जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट अगर आपको पूछे कोई, तो जीआई ट्रैक्ट एक सीरीज ऑफ हॉलो ऑर्गन्स है। हॉलो ऑर्गन्स माने जिनके अंदर कैविटीज होती है, ओके, जिनके अंदर कैविटीज होती है, ऐसा पाइप जैसा, ठीक है, हॉलो, अंदर एयर स्पेसेस है, ठीक है। तो हॉलो ऑर्गन्स का पूरा जो सीरीज है, इसमें आपका आता है इसोफेगस, आपका फेरिंग्स, आपका लैरिंग्स, आपका नेजल कैविटी, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स आते हुए इसोफेगस आएगा। उसके बाद आप सोच रहे होंगे बस इतना खत्म हॉलो ऑर्गन्स का? नहीं, हॉलो ऑर्गन्स माने जिसके अंदर स्पेस होता है, तो उसमें आपका स्टमक भी आएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन भी आएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्यतः आपका जीआई ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस आपके सॉलिड ऑर्गन्स,
ठीक है। तो जीआई ट्रैक्ट आपके हॉलो ऑर्गन से कंप्राइज्ड होते हैं। तो हॉलो ऑर्गन्स फिर से क्या क्या है मैं फिर से बताती हूँ। राइट फ्रॉम योर माउथ से शुरू होके आपका जो जीआई ट्रैक्ट है आपके एनस तक जाएगा, माउथ से शुरू होके। तो इसमें आएगा आपका बक्कल कैविटी, हॉलो है अंदर, फिर आपका लैरिंग, फेरिंग्स, लैरिंग्स, आपका पूरा फूड पाइप, इसोफेगस, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं कर्सर ले जा रही हूँ, इसोफेगस। उसके बाद आपका स्टमक, स्टमक के अंदर भी स्पेस होता है। उसके बाद आपका स्टमक से आ जाएगा आपका ड्यूजेनम, इलियम, जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। उसके बाद यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कोलन भी बोला जाता है, फाइनली रेक्टम और एनस के थ्रू एक्सक्रीट होगा। तो ये हुआ हमारे हॉलो ऑर्गन्स की असेंबली। उसके साथ और भी तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैम ने तो लीवर बताया ही नहीं। यस, लीवर, पैनक्रियस एंड गॉल ब्लैडर ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है और ये हमारे सॉलिड ऑर्गन्स में आता है। तो मुख्यतः आपको कोई डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स बताने बोले तो आप क्या क्या बताएंगे? माउथ, माउथ मतलब बक्कल कैविटी, इसमें आपके टीथ, आपके गम्स, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स सब आ जाएंगे इसमें। आपको उसके बाद आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स होते हुए आपका इसोफेगस भी मेंशन करना है। उसके बाद आपको स्टमक, आपको सारे हॉलो ऑर्गन्स एक साथ कंप्लीट कर लेती हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके साथ ही साथ लीवर, पैनक्रियस एंड गॉल ब्लैडर। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके बना है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका जीआई ट्रैक्ट, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं, उसकी लंबाई कितनी होगी? क्या मुझे कोई आइडिया करके बता सकते हैं? ओके, एनी आंसर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप माइक खोल के बोल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। एनी आइडिया? व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर जीआई ट्रैक्ट? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट अभी हमने देखा ना, माउथ टू एनस 15 मीटर। 15 मीटर। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? और कोई कुछ? ओके, इट इज अराउंड 33 फीट, अराउंड 9 मीटर्स। ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारे पार्ट्स पे, स्पेसिफिक अभी पार्ट्स, क्योंकि मैं आपको साथ ही साथ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों बताऊंगी कि पार्ट्स क्या होते हैं और साथ में काम क्या करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी सिंस यहाँ पे पिक्चर है तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं माउथ एंड सैलाइवरी ग्लैंड्स एंड इसोफेगस इनकी संरचना बताऊंगी। पहले हम अपने आंतों से शुरू करते हैं। आंतों से क्यों शुरू कर रहे? ये मेन है जहां पे मोस्ट ऑफ द डिजीजेस या कॉम्प्लिकेशंस पाए जाते हैं। ये जो पेट का एब्डोमिनल एरिया जो है आपका, पेल्विक रीजियन एंड एब्डोमिनल एरिया, यहाँ पे ही मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होता है। तो इसलिए हम इसकी संरचना अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हम बाद में जब किसी को गाइडेंस भी करें तो अच्छे से बता पाए और अपने लिए भी सही रहे। तो चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा कि छोटी आंत आप जानते हैं, छोटी आंतों का मुख्यतः 3 भाग होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको ऐसा सांप जैसा निकला हुआ दिख रहा है, ऐसा ऐसा ट्यूब, एक हॉलो ट्यूब जो सांप जैसा सा छोटा 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 गोल गोल आपको दिख रहा है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। चलिए, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो छोटा दिख रहा है अंदर कॉम्पैक्ट एकदम। स्मॉल इंटेस्टाइन के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ड्यूजेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम और आखिरी पार्ट इलियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद करके रखिए। पहला पार्ट ड्यूजेनम, जहां पे सारे लीवर एंड पैंक्रियाटिक जूसेस आके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका जो पक्वाशय है वहां पे काम करेगा। सारा आपका जो आप काइम बना है पूरा, ये काइम पूरी तरीके से जो एसिडिक एनवायरनमेंट से आके अल्कलाइन एनवायरनमेंट में आएगा, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे पैंक्रियाटिक एंड गैस्ट्रिक जूसेस निकलेंगी। ठीक है, तो ये होगा आपका कहाँ? ड्यूडेनम में। नेक्स्ट आता है जेजुनम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं शेप, ये सबसे बड़ा पार्ट है और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा पाचन का प्रोसेस चलता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑकर्स इन जेजुनम। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं लास्ट एंडिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज योर इलियम। इलियम
सबसे आपका एंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये इलियम आपको लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। कैसे? थ्रू इलियोकोकियल वाल्व। ठीक है, हम चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा समझ आएगा इस पिक्चर में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं, जो सीधा स्टमक के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर से अटैच रहता है। ठीक है, पाइलोरिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, स्टमक के एंड पे जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है, स्टमक आएगा ना, वहां पे मैंने डायग्राम डाला है, वहां पे अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे ही ड्यूडेनम शुरू होता है वहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ताकि स्टमक के जो कंटेंट है जब रिक्वायर्ड हो तभी ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कंटेंट ऊपर नहीं आ पाए। ओके, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है यहाँ पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट से, ड्यूडेनम से खाना आपका जाते जाते जेजुनम में जाता है। जेजुनम ये मिडिल वाला पार्ट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द आपका पाचन रस सीक्रेट होके सब अच्छे से एब्जॉर्ब, धीरे धीरे पचन सब होने लगता है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा इलियम। यहाँ पे इलियम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से इलियोकोसिकल वाल्व से जुड़ा हुआ, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आएगा सीकम, सीकम आएगा पहले, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इस जगह को सीकम बोलते हैं। और यहाँ से निकला हुआ जो एक पूंछ की तरह आपको दिख रहा है, ये है अपेंडिक्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन के मुख्यतः 4-5 पार्ट होते हैं। पहला आपको सीकम, ये इलियोसिकल वाल्व के बाद आएगा आपका सीकम। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। उसके बाद आएगा आपका कोलन। कोलन में 3 पार्ट से डिवाइड होते हैं कोलन। एसेंडिंग कोलन मतलब जो ऊपर उठ रहा है, ट्रांसवर्स कोलन जो बीच में है, और यहाँ पे डिसेंडिंग कोलन जो नीचे है। तो डिसेंडिंग कोलन के बाद आएगा रेक्टम। रेक्टम जहाँ पे आपका जो स्टूल है, फिकल मैटर है, वो डिपोजिट रहता है, जमा रहता है, वो वेट करता रहता है कब सिग्नल मिलेगा और एम्प्टी होंगे। तो रेक्टम, और लास्ट में वो एंड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड एनस या एनल कैनल, जहाँ पे आप मलमूत्र विसर्जन करते हैं, जो एनल, जहाँ से फीकल मैटर बाहर एम्प्टी होता है। तो ये एनल हुआ। तो ये पूरा हुआ, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये पूरा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी शुरुआत होती है सीकम से, याद रखिए सीक्वेंस, सीकम, उसके बाद एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम एंड एनस। अगर आपको सीक्वेंस बनाने दे तो इसलिए ये जरूरी है कि इसके बाद कौन सा आता है। और अपेंडिक्स भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अभी हमें उतना काम नहीं आता है, हमारे पूर्वजों में इसका काम होता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे जो गट है, गट मतलब हमारा जो पूरा जीआई ट्रैक्ट है, इस पूरे को गट बोलते हैं। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से पूरा गट है हमारा। ये गट में माइक्रोबायम होते हैं, करीब करीब ट्रिलियन बैक्टीरिया। गट माइक्रोबायम या गट फ्लोरा माने करीब करीब ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और थोड़ा बहुत स्टमक में भी रहता है, पर मुख्यतः हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो इन बैक्टीरिया का हमारे जीआई ट्रैक्ट में क्या काम है? मोस्टली ये बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में रहते हैं। तो इनका काम है हमारा जो खाया पिया कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर है जो हम पचा नहीं सकते, उनका पाचन करना। दीज आर गुड बैक्टीरियास। ये हमारे गट में इम्यूनिटी भी बिल्ड करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आपको सुन के हैरानी होगी, हमारे जो इम्यून फंक्शन है 80% हमारे गट पे डिपेंडेंट है, हमारे पेट पे। हमारे जो आते हैं ना, आंतों की एब्जॉर्प्शन पे, और आते कितना अच्छा फूड एसिमिलेट भी कर पा रहे, ब्लड वेसल्स में भेज पा रहे, कितना अच्छा ब्रेक डाउन कर पा रहे एंड एब्जॉर्ब कर पा रहे, उस पे डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी। साथ ही साथ ये जो गट माइक्रोबायम है, ये जो फाइबर्स है जैसे कि इन्यूलिन, पैक्टिन, सेलुलोज, ये जो हम पचा नहीं पाते हैं, इन फाइबर्स पे ये लोग खाते हैं, फीड करते हैं, ये गट माइक्रोबायम। इन फाइबर्स
को फीड करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होता है और ये एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, बाद में हमारे आंतों के विलाइस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बाद में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो गट माइक्रोबायोम है साथ ही साथ कुछ सर्टेन विटामिन सिक्रेट करते हैं, जो जैसे कि विटामिन B1, B9, B12 एंड के लिए एंजाइम्स जो जरूरी है ताकि उनका सिंथेसिस हो सके। ये जो सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल विटामिन है इनके सिंथेसिस के लिए कुछ प्रीकर्सर एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं हमारे गट माइक्रोबायोम। साथ ही मैंने बताया इम्यून सिस्टम में हेल्पफुल है, और हम जो सेरोटोनिन है जो हमारा मूड बूस्टिंग हार्मोन एक है जो हमारे पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, उसके लिए भी स्टिमुलेट करने के लिए भी, वो आप न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं सेरोटोनिन को और हार्मोन भी बोल सकते हैं, तो ये सिक्रेट करने के लिए भी प्रीकर्सर एक एंजाइम हमारा गट के जो बैक्टीरिया है गुड बैक्टीरिया वो हेल्प करते हैं। तो इन टुगेदर हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए जरूरी है। तो जैसा कि हमने अभी हमारा संरचना देख लिया, तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हमने देख लिए, उसके बाद हमारे एनल में दो टाइप के स्फिंक्टर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल एनल मतलब गुदा द्वार, जहां पे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम से जहां पे आप एक्सक्रीशन होगा, फाइनल एक्सक्रीशन जहां पे जिस एग्जिट पॉइंट से होगा। तो गुदा द्वार में दो टाइप के स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स माने मसल्स के वाल्व समझ लीजिए, जो आपको यहाँ इस एनवायरमेंट से इस एनवायरमेंट को अलग करते हैं, ठीक है, एक गेट समझ लीजिए। तो ये इंटरनल स्फिंक्टर्स एनस के इंटरनल साइड होते हैं और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स बाहरी होते हैं। ये पाइल्स जब किसी को होता है तभी इन्हीं इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या एनल वेन्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और खून आता है। तो पाइल्स में जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये दाबने की वजह से उनको खून आते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः अभी चलते स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़े से कार्य पे, फिजियोलॉजी पे, कैसे एब्जॉर्बिलिटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट है, वहां पे म्यूकोसा का लाइनिंग रहता है, ठीक है। बहुत सारी म्यूकोसा है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल से सब म्यूकोसा स्मूथ मसल से। तो इसी में क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्टिव सरफेस में विलाई लाइक प्रोजेक्शंस होता है। ये देखिए, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। काटेंगे तो अंदर से ऐसे उंगली जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको बोलते हैं विलाई। यहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इसका बड़ा इमेज देखिए, ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एकदम लाइंड रहते हैं, बहुत सारे। तो जो भी आपने खाया पिया, तो जो भी रस बना, पाचक रस जिसको बोलते हैं, तो ये रस अभी आपका जो फाइनल एब्जॉर्प्शन जो होगा विलाई के थ्रू होगा, और ये आपके डायरेक्टली आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके सारे बॉडी में न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। देखिए, ये विलाइस, और ये विलाइस के ऊपर भी छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर से माइक्रोविलाइस। ये क्यों होते, जितना ज्यादा सरफेस बढ़ा रहे, सरफेस एरिया बढ़ाया जा रहा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना बेहतर एब्जॉर्प्शन। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जितना ज्यादा फूड पार्टिकल्स जितना ज्यादा कांटेक्ट में होंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइस, माइक्रोविलाइस और प्रीकरी सर्कुलरिस होते हैं, ये सब एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। पर साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसल लाइनिंग से एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं, वो मोस्टली हमारे म्यूकस जो हमारे जो स्टूल है उसको लुब्रिकेट करने के लिए, फूड को लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि इजीली पास हो, तो म्यूकस, पेप्टाइडेस, सुक्रेस, माल्टेज, लाइपेस, एंटेरोकाइनेस जैसे कि एंजाइम सारे सीक्रेट करते हैं। लाइपेस लिपिड को पचाने के लिए, लैक्टेज दूध में बने हुए लैक्टोज को पचाने के लिए, और माल्टोज को पचाने के लिए, सुक्रोज को पचाने के लिए, पेप्टाइड्स को पचाने के लिए, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एक्सोक्राइन सेल सीक्रेट करते हैं। और साथ ही साथ
डाइजेशन में हेल्प करने के लिए दो स्पेशल हार्मोन्स भी है, ये है एंडोक्राइन सेल सिक्रीट करते हैं। वो क्या होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। इन दोनों का क्या काम है ये हम आगे देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं जो ये बताने चाह रही थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब स्टमक में, यहाँ पे स्टमक में फूड गिरा, स्टमक में हमने खाया पिया, कैसे जाते फूड हम अभी देखेंगे। माउथ से आपने फूड लिया, माउथ से आपने च्यू किया, अच्छे से आपके दांतों के हेल्प से आपने च्यू किया, उसको आपने अच्छे से सलाइवली ग्लैंड से जितने सारा सलाइवा निकला, आपका सलाइवरी एमाइलेज निकला, सारा सलाइवा से अच्छे से मिक्स होने के बाद ये फूड आपका बन गया। क्या कोई बताना चाहता है क्या बनता है माउथ में आफ्टर च्यूइंग, आफ्टर कंप्लीशन? यस, बोलस। थैंक यू। बोलस बन गया। अभी बोलस को आप निगलोगे, एपिग्लोटिस जो यहाँ पे रहता है एक ढक्कन फ्लैप जैसा, जो आपके ट्रैकी और आपके फूड पाइप को अलग करता है, तो एपिग्लोटिस आपका विंड पाइप को बंद कर देगा और फूड पाइप को ओपन कर देगा, तो आपका चला गया इसोफेगस में। बोलस आ गया अभी आपका स्टमक में। स्टमक में बोलस बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है? एसीएल बैठा है। तो जैसे ही फूड आया, यहाँ पे एक स्पिंक्टर रहता है, कार्डियक स्पिंक्टर, स्टमक का पार्ट में दिखा रही हूँ, वहां पे स्पिंक्टर बंद हो गया, फूड आ गया। जैसे ही फूड आता है स्पिंक्टर खोलता है, जैसे ही फूड अंदर चला जाता है स्पिंक्टर बंद हो जाता है। ताकि क्यों स्पिंक्टर रहता है? ताकि जो एसीएल है स्टमक में वो आपकी इसोफेगस में अपरवर्ड ना जाए, अपरवर्ड मूवमेंट प्रिवेंट करने के लिए स्पिंक्टर रहता है। इसके बाद ये होगा स्टमक का फंडस, ये दिखा रही हूं मैं, जस्ट मिनट में दिखा देती हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, देखिए फूड आया, यहाँ पे कार्डिया है, ये स्टमक के पार्ट है, ठीक है। स्टमक के पार्ट में पहला आता है ये इसोफेगस, और ये जो जी जंक्शन है ये स्पिंक्टर है जो मैंने बताया, जिनको GERD रहता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर रहता है। इनका ये स्पिंक्टर काम नहीं करता, ये वाल्व थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है, खाया पिया जो भी इधर का स्टमक का कंटेंट है सब ऊपर तरफ आने लगता है, तो उनको जलन होती है, क्योंकि पीएच बहुत कम रहता है, एसिडिक रहता है यहाँ पे मीडियम, तो उनको बर्निंग सेंसेशन होता है ऊपर इसोफेगस के दौरान। तो कार्डिया में अभी निकला, तो उसके ऊपर यह है फंडस, तो यहाँ पे रहता है एसीएल, ठीक है। ये जगह, यहाँ पे ये बॉडी है, ये स्टमक का बॉडी है, यहाँ तक इसका फंडस है, ये जगह बॉडी है, नीचे पोर्शन इसका एंट्रम है, और यहाँ ये वाला पोर्शन इसका पाइलोरस है। तो यहाँ पे जब फूड आया तो अभी एसीएल सीक्रेट हुआ, जो एसीएल क्यों सीक्रेट हुआ? एसीएल पेप्सिनोजेन बनाने के लिए सीक्रेट होता है, जो प्रोटीन्स को पचाने में बहुत हेल्प करता है। तो एसिडिक मीडियम चाहिए ताकि पेप्सिनोजेन काम कर सके। तो एसीएल कोई मुझे बताएगा वो जो एसीएल स्टमक में रहता है उसका पीएच कितना होता है? किसी को कोई आइडिया है? 18.4। कितना? सॉरी सुनाई नहीं दिया। 18.4। 18 तो 18 तो नहीं होगा, पीएच का स्केल 1 to 14 तक रहता है। 1 to 7 इज एसिडिक एंड 7 to 14 इज अल्कलाइन मीडियम। तो ये जो पीएच होता है एचसीएल का, ये जनरली 1.5 से 2.5 तक रहता है। स्टमक का जो पीएच है, अगर क्वेश्चन आए, जनरली 1.5 से 2.5 तक रहता है। पर पेप्सिनोजेन को काम करने के लिए लेस देन 3.5 पीएच चाहिए, 2 to 3 बेस्ट रहता है। मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम सीक्रेट होने वाले हैं अभी पैराइटल सेल से, स्टमक के, मैं आऊंगी इस पे, स्टमक के पैराइटल सेल से, उसके लिए लेस देन 3.5 मीडियम पीएच होना चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो जनरली पीएच यहाँ पे एचसीएल का 1.5 to 2.5 रहता है। कोई कोई बुक में आप 1.2 भी देख सकते हैं। ओके, तो अभी फूड आ गया यहाँ पे। आप लोगों ने सुना होगा हठयोग के ग्रंथों में चतुरंश विवर्जते, ठीक है, हमेशा 1/4 खाली रखना है। खाली क्यों रखना है? क्योंकि स्टमक एक मिक्सर है। स्टमक का मेन काम क्या है? स्टमक का मेन काम एक तो फूड स्टोर करना, ठीक है, टेम्पररी, कुछ देर के लिए, 3 to 4 आवर्स,
फूड को स्टोर करना मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स, वैसे 2 घंटे में हो जाता है, भारी बहुत खा लिया तो 3 to 4 आवर्स चाहिए। फूड को स्टोर करना, फिर उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना, स्टमक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते ताकि फूड को मिक्सिंग एंड ब्रेक डाउन कर पाए, लार्जर पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल्स, एकदम महीन महीन पार्टिकल बन पाए ताकि एकदम महीन एक पेस्ट बने। हम कैसे सिलबट्टे पे चटनी पीसते हैं, जितना महीन चटनी पीसते उतना बढ़िया स्वाद आता है, तो वैसा ही समझ लीजिए मुंह में जब पाचन हुआ, बोलस हुआ, पाचन प्रक्रिया शुरू हुई, तो थोड़ा बहुत हमने मिक्स कर लिया, ग्राइंड करके, च्यू करके एक पेस्ट बना लिया। अभी इधर आ गए हैं हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के हेल्प से, HCl के हेल्प से हम थोड़ा बहुत अभी और इसको मिक्सिंग एंड चर्निंग करेंगे। तो स्टोमक के मुख्य 3 कार्य होते हैं, फूड को होल्ड करना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके फूड को और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करना, और एंजाइम्स प्रोड्यूस करना ताकि फूड के पाचन में हेल्प हो सके। HCl तो सीक्रेट होता ही है, एक आध एंजाइम्स भी सीक्रेट होते हैं। तो अभी फूड स्टमक में आ गया, तो यहाँ पे अभी देखिए पाइलोरिक स्फिंक्टर है, तो जब तक स्टमक अपना कार्य मिक्सिंग एंड चर्निंग कंप्लीट कर लेता है तब तक बैठा रहेगा फूड इधर। जब सिग्नलिंग आ जाएगी ब्रेन से कि चलो अभी नीचे भेजना है, तो यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल जाएगा, और ये जो फूड जो कि चाइन के फॉर्म में, पहले बोलस था माउथ में, अभी चाइन बन गया पेट में आके, तो अभी चाइन के फॉर्म में आ जाएगा अभी इधर। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ड्यूडेनम में आ जाएगा। अभी ड्यूडेनम में सारी लीवर, किसे बाइल, पैनक्रियाटिक जूसेस, ये सब आएंगे और आपका एक्चुअल डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा फिर से ऊपर चलते हैं, अभी थोड़ा डाइजेशन प्रोसेस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मुख्यतः क्या क्या होता है, ये सब विलायक संरचना थी। तो ये एक बता दूं कि लार्ज इंटेस्टाइन में मुख्यतः कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना धीरे धीरे सारा डाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा, और वहां पे केमिकल डाइजेशन जो कंप्लीट हो चुका था अभी उसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, और बचा कुचा जो भी वेस्ट मेटल है वो कोलन अपने रेक्टम और एनस के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा। तो अभी डाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? डाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो फूड हमारे नेचर से मिलता है वो रॉ फॉर्म में मिलता है, जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बॉडी इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो हमें पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है ताकि हम इन कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर सिंपलर फूड आइटम्स में ब्रेक कर सके। तो डाइजेशन को अगर कोई पूछे कैसा प्रोसेस है, तो ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक जहाँ पे एनर्जी खर्च होती है, ठीक है, जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ऑल ब्रेक डाउन प्रोसेस आर कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। तो डाइजेशन को याद रखिएगा, एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो डाइजेशन के लिए वो मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल कैसे, ये दांत से चबा रहे हैं, स्टमक जो चर्न कर रहा है, पेरिस्टल्सिस जो हो रहा है हमारी इसोफेगस में, हमारी इंटेस्टाइन में, वो सब मैकेनिज्म्स है, मैकेनिकल प्रोसेस, इसलिए वो मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। और केमिकल माने जहां पे हमारे सारे एंजाइमेटिक एक्शंस हो रहे हैं, वो केमिकल का पार्ट है, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, इसलिए वो केमिकल डाइजेशन। तो सारे हमारे माउथ टू एनस सब इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव ऑर्गन में, जैसा हमने देखा। तो अभी क्या करेंगे हम, डाइजेशन में क्या क्या मुख्यतः कन्वर्ट होंगे, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स है वो हमारे एमाइनो एसिड्स में ब्रेक होंगे, जो फैट्स है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में ब्रेक होंगे, और उसके बाद ये सिंपलर फॉर्म में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो डाइजेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है, जैसे कि 5 प्रोसेस इन्वॉल्व है, मैंने बताया, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो चलिए हम माउथ से देखते हैं क्या क्या इसमें रहता है। अगर ऑर्गन माने तो माउथ होगा, उसका मूवमेंट में च्यूइंग होता है, दांत भी हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस के एडेड होता है,
सलाइवा होता है जो सलाइवरी एमाइलेज होता है और जो स्टार्च को पचाता है, और थोड़ा बहुत लाइपेज भी होता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन माउथ में शुरू होता है। स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो ये माउथ में शुरू होता है। तो कोई आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, इट बिगिंस इन माउथ, योर बक्कल कैविटी। फिर आते हैं इसोफेगस। इसोफेगस में क्या कोई डाइजेशन होता है? नहीं। कोई एंजाइम सीक्रेट होते हैं? नहीं। यहाँ पे क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ऐसे संकुचन कर करके आगे आपका जो बोलस जो आपके मुंह में रेडी हुआ उसको पास किया जाता है। फिर आता है स्टमक। स्टमक के अपर मसल्स आपके फूड को एंटर करने में रिलैक्स करते, हेल्प करते हैं, और लोअर मसल्स फूड को डाइजेस्टिव जूस में जो एंट्रम है और बॉडी है वो फूड को मिक्स करने में विथ एचसीएल एंड जूसेस हेल्प करता है। तो एचसीएल एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। किसका मुख्यतः पाचन होता है? प्रोटीन्स का। तो अभी आते स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सेम वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से सारे जो फूड है वो पास होता है, वो काइम पास होता है, और यहाँ पे स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब का न्यूट्रिएंट का डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस, हमारे लीवर से बाइल सब आएंगे। तो पैनक्रियास मुख्यतः पैनक्रियाटिक जूसेस देता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को पचाता है। लीवर से बाइल आता है, बाइल हमारे फैट्स और लिपिड्स को बचाता है। और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। वहां पे हमारे जो लास्ट में जो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं, और वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन के जैसा बताया मैंने सीकम में बैक्टीरिया रहते हैं, जो गट माइक्रोबायोम होता है, गुड बैक्टीरिया, हमारे जो फूड पार्टिकल्स को और माइन्यूट फॉर्म में ब्रेक डाउन करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स सिक्रेट करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए, हेल्थ के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे बहुत सारे विटामिन के प्रीकर्सर्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मोटा मोटा हमारा सिस्टम क्या है। तो अभी फूड कैसे जा रहा है मैंने तो एक्सप्लेन किया, साथ में थोड़ा थोड़ा जो टर्मिनोलॉजी से वो देखते हुए चलते हैं। फूड हमारा स्टार्ट किया माउथ से, माउथ में फूड ने हमने च्यू किया कैसे? टंग के और टीथ के मदद से। टंग इसको इधर से इधर करने में हेल्प करता है। तो टंग बेसिकली क्या है? टंग एक स्केलेटल मसल्स का बना हुआ एक मस्कुलर ऑर्गन है। व्हाट इज टंग? अगर कोई आपसे पूछे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टंग में कौन से मसल पाए जाते हैं? टंग में स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं, इंटरलेसिंग स्केलेटल मसल्स। किसी को याद है स्केलेटल मसल्स कौन से फॉर्म ऑफ मसल्स होते हैं, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? कोई कुछ बताएगा? टंग में वॉलंटरी रहती है मैम, वॉलेंट्री। यस यस, वेरी गुड, थैंक यू। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं। तो इसे वॉलंटरी होने के कारण आप टंग को इधर उधर जहां तहां आपके इच्छा अनुसार मूवमेंट कर सकते हैं। टंग का लेंथ अराउंड 10 सेंटीमीटर होता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, दिस एन अप्रॉक्स फिगर। ठीक है, और टंग में अगर टंग के फंक्शंस कोई पूछे तो क्या बताएंगे? टंग के फंक्शंस ऑब्वियसली डाइजेशन में हेल्प करता है, पर हम अगर थोड़ा पर्टिकुलर हो तो टंग के फंक्शंस में आएगा मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन एक साइंटिफिक टर्म है जिसका सिंपल मीनिंग है च्यूइंग, खाने को चबाने में हेल्प करना। मैस्टिकेशन एक टर्म है, बस कोई नहीं, मेडिकल टर्म है, घबराने वाली कोई बात नहीं। मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग, खाने को चबाना। उसके बाद खाने में जो सलाइवा है, सलाइवरी ग्रंथ से जो सलाइवा सिक्रेट हुई है वो खाने को मिलाना, ये भी टंग हेल्प करता है। बोलस फॉर्म करना और अंत में खाने को निगलना, इसमें भी हेल्प करता है। और साथ ही साथ जैसा हम सब जानते हैं कॉमन सेंस से भी, टंग हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे टंग में अनगिनत टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, तो टंग हमारे टेस्ट कैसा आ रहा है फूड का उसके लिए भी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे आप योगा साइंस में जानते हैं टंग को रसेंद्रिया भी बोलते हैं। रस माने टेस्ट है ना, तो रसेंद्रिया टंग में आती है, तो इसलिए आप टंग का टेस्ट परसेप्शन का फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो टंग ने सब कर लिया, अभी चलते टीथ पे। ओके, टीथ क्या क्या कर रहा है?
टीथ आप जानते हैं, यहाँ पे टीथ के हम कुछ मेजर क्वेश्चंस एंड टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। आपको सबको पता है टीथ च्यूइंग, ग्राइंडिंग, बाइटिंग सब करता है। तो हम अभी सीधा चलते हैं टीथ के 4 पार्ट्स पे। टीथ के क्या क्या टाइप्स है? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। मुख्यतः हमारे टीथ के 4 टाइप है, ठीक है। इंसीजर जिससे हम बाइट करते हैं फ्रंट के टीथ, फिर कैनाइन्स, ये जो कैनाइन जिससे हम टीयर करते हैं खाना, मान लीजिए आप रोटी तोड़ जो रहे हैं वो तोड़िंग, टीयरिंग ऑफ द फूड, वो करता है कैनाइन्स। कार्निवोरस में कैनाइन्स बहुत शार्प रहता है, टाइगर, डॉग, आप देखिएगा कार्निवोरस एनिमल्स जो मांसाहारी जंतु है उनमें कैनाइन्स ऐसे शार्प रहते हैं, ऐसे निकले हुए, ताकि वो, क्योंकि मांस खाते तो उनको मांस को निकालने में, टीयर करने में फूड को हेल्प हो। तो फिर आते प्रीमोलर्स, ये आप हमारे फूड को क्रश और ग्राइंड दोनों करने में हेल्प करता है। मोलर्स भी हमारे फूड को क्रश, ग्राइंड और अच्छे से च्यू करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे टीथ के काम। तो आपको मैं बस थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बता दूं, एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ्स होते हैं और एक बच्चे में 20 टीथ्स होते हैं। मतलब बेबी, जब हम बेबी होते हैं, बेबी टीथ्स 20 होते हैं और एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ्स होते हैं, ठीक है। अपर और लोअर बोथ मिला के टोटल 32 नंबर ऑफ टीथ्स। इसका भी फॉर्मूला है, हम देखेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूं, हमारे जो टीथ्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है, मानो कि फिंगरप्रिंट जैसा। जैसे आप अपना अंगूठा का छाप लगाते हो ना, आपका अंगूठा यूनिक होता है, आपके अंगूठे के जो भी फिंगरप्रिंट्स है वो आप ही का अलग है पूरी दुनिया में। सेम हमारे टीथ के जो फॉर्मेशंस है ना, थोड़े बहुत हर टीथ सब मिला के जो पूरा टीथ बना है, टीथ का स्ट्रक्चर हर व्यक्ति का थोड़ा अलग होता है। एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है पर हर टीथ मिला के सारे व्यक्तियों का अलग अलग यूनिक होता है, फिंगरप्रिंट्स जैसा। और हमारे टीथ का ये जो ऊपरी भाग है ये है एनामल, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एक बार एनामल घिस गया वो वापस खुद से नहीं आता। टीथ ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी, ऑर्गन नहीं, एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जो खुद से रीजनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। टीथ का एनामल घिस गया या डेंटाइन, डेंटाइन इस एनामल के नीचे होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि टीथ ठंडा खाया झंझनाहट महसूस होती है, सेंसिटिविटी होती है, वो क्यों होता है पता है? डेंटाइन जब घिस जाता है, ठंडा गर्म खाने से या हल्का आइसक्रीम खाया, बहुत दांतों में झंझनाहट हो रही है, टीथ के एनामल घिस के, डेंटाइन होता है एनामल के नीचे, वो घिस गया। सॉरी फोटो नहीं है वरना आपको अच्छा और समझ आता। तो टीथ को साफ करवाने के बाद भी ऐसा होता है सेंसिटिव? हाँ, क्योंकि वो टीथ का जो ऊपरी घिस भाग है, देता है। हाँ घिस देता है, ऊपरी भाग है उसको इतना घिस देते हैं कि डेंटाइन तक टच हो जाता है। तो इस कारण से डेंटाइन में जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स या वाटर या कोई भी इवन एयर, शीतली प्राणायाम जब करते हैं, शीतली जब करते हैं, शीतकारी जब करते हैं, जिन लोगों हाँ। को दांतों में दर्द है, प्रॉब्लम है, गम्स प्रॉब्लम है, उनको मना किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी टूथ सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो जो भी लोग टीथ क्लीनिंग, स्क्रैपिंग करके आते हैं वो कुछ दिन तक शीतली शीतकारी ना करें, वरना दांत और जल्दी खराब हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी चलते डेंटल फॉर्मूला पे। डेंटल फॉर्मूला मतलब क्या? हमारे दांतों की संरचना, कितने दांत है, कैसे निकाले, ठीक है। तो हम अपने, जैसा हमारा 2 ब्रेन का पार्ट होता है राइट एंड लेफ्ट, सेम हम अपने फेस का राइट एंड लेफ्ट कर लेंगे। तो डेंटल फॉर्मूला कैसे निकलेगा? आपका मिड लाइन से शुरू करके एक तरफ, राइट तरफ या लेफ्ट तरफ, कोई भी एक तरफ पकड़ लेंगे, सारे दोनों तरफ इक्वल ही रहते हैं दांत। तो इसमें आता है परमानेंट डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट्स एंड एक आता है बेबी मिल्क टीथ डेंटल फॉर्मूला या टेम्पररी, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। टेम्पररी डेंटल फॉर्मूला, मिल्क टीथ डेंटल फॉर्मूला या बेबी टीथ, आए कुछ भी, आपको समझ लेना है कि वो जो बचपन का जो डेंटल फॉर्मूला है वो पूछ रहा है, और परमानेंट तो मतलब एडल्ट, ठीक है।
परमानेंट मतलब जो स्थायी रहेगा अभी हमारे साथ, तो वो परमानेंट। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमारे मिड लाइन से इस तरफ, मान लीजिए राइट तरफ, तो राइट तरफ हम काउंट करेंगे एक ही पार्ट में, एक अपर जॉ में और लोअर जॉ, ठीक है। तो अपर जॉ में 2 इंसिजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर, एक मोलर। तो फॉर्मूला क्या होता है, परमानेंट टीथ का फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। ये नोट करके रखो, आता है कभी कभी अगर टफ क्वेश्चन हुआ तो। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला या एडल्ट टीथ का फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। 2 1 2 3 माने 2 इंसिजर, इन आई फॉर इंसिजर्स, 1 कैनाइन, एक कैनाइन, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर, प्रीमोलर और 3 मोलर, पीछे 3 मोलर। ये हुआ अपर। सेम आएगा लोअर में, ठीक है, सेम लोअर जॉ में आएगा। तो अपर बाय लोअर जॉ इक्वल टू डेंटल फॉर्मूला। उसके बाद इंटू 2 क्यों दिया, ये तो एक पार्ट का हुआ। अभी सेम संरचना हमारे इस तरफ भी होंगी, लेफ्ट साइड में भी होंगी, तो दोनों साइड मिला के टोटल कितना, ये इंटू ये प्लस ये, तो 2 हो गए, इसलिए 2 से इंटू किया। तो ये जब आप टोटल करते हो, आप टोटल करके देखो, ऊपर 2 इंसिजर्स, एक कनाइन, 2 मोलर और 2 प्रीमोलर और 3 मोलर मिला के ऊपर कितने हुए, ऊपर 4, नीचे 4, तो ऊपर हुए ना टोटल इस साइड राइट साइड में 8, ठीक है। 8 टीथ हुआ, सब यहाँ तक मेरे साथ हो, 8 टीथ हुआ जी। यस मैम, यस मैम। ओके, 8 टीथ हुआ। तो ऊपर 8 से नीचे भी 8 होगा, नीचे भी तो 2 इंसिजर, एक कनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर है, तो ऊपर 8 नीचे 8, टोटल हुए 16। तो इस साइड पे हाफ पार्ट ऑफ आवर जॉ कितना हुआ, 16, तो इंटू गुना 2 32, तो आए ना 32 टीथ्स टोटल। यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, ओके। ऊपर 8 नीचे 8, ऐसे करके टोटल 32 टीथ्स आते हैं फॉर एडल्ट्स। सेम जी। मैम प्रीमोलर बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है? हाँ, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, तो यही चीज मैं बता रही हूँ, आपको अच्छे से याद रखना है कि बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होता है, प्रीमोलर्स इक्वल टू 0, ओके। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूला लिखे तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 8 इंसिजर, सो सॉरी, हाँ, तो फॉर्मूला अगर ऐसा आता है 2 1 2 3, ये भी होगा परमानेंट टीथ का, या फिर फॉर्मूला कभी कभी ऐसा भी आता है, मैं इसमें लिख पा रही हूँ क्या, आई डोंट नो, इसमें लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला ये भी होता है 8I 4C 8 प्रीमोल PM एंड लास्ट में आप बताओ कितना होगा, 12 मोलर 3M जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मोलर, ओके। तो ये आएगा पूरा आपका डेंटल फॉर्मूला। फिर आता है टेम्पररी टीथ पे आते हैं। टेम्पररी टीथ पे देखिए, ये इंसिजर, ये क्या होगा, ये इंसिजर, 2 फॉर इंसिजर्स, एक कनाइन, प्रीमोलर नहीं होता, प्रीमोलर 0, ये आपको याद रखना है। बच्चों में, मिल्क टीथ में, बेबी टीथ में क्वेश्चन कोई भी आए, या प्री डेंटल, इसमें मोलर्स होते हैं सिर्फ 2, और यहाँ पे बड़ों में मोलर्स होते हैं 3, बड़ों में प्रीमोलर होते हैं 2, और बच्चों में प्रीमोलर होते हैं 0, ठीक है, प्रीमोलर नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला। तो अगर टेम्पररी टीथ का डेंटल फॉर्मूला होगा तो सेम कितना होगा, यहाँ पे 20 आएंगे। सेम फॉर्मूला है, 2 इंसिजर कर लो, फिर एक कैनाइन कर लो और 2 मोलर कर लो, ठीक है। ऊपर हो गए 5, ऊपर 5, नीचे 5, एक तरफ 10 और सेम दूसरे तरफ 5 5 10, 10 + 10 20, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर ऑल राइट। 10
10 बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा टीथ्स का फॉर्मूला। 20 रहेंगे मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ 32। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट। अभी तो दांत हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, अभी हम चलते हैं हमारा जो कॉमन पार्ट है फेरिंग्स, उस पे चलते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स, जिसको आप तो थ्रोट का पार्ट भी बोल सकते हैं, ये हमारा माउथ एंड नोज से ईसोफेगस और लैरिंग्स तक ले जाएगा, ठीक है। ये पैसेज है जहाँ पे हम, ये देखिए इस पे अच्छे से समझ आएगा। ये हमने इधर से खाया पिया, यहाँ पे आ गया खाना, आके ये हमारा नोज है, ये हमारा नेसल कैविटी है, ये हमारा माउथ है, ये हमारा टंग है, ऐसा मोटा सा तो दिख रहा है आपको टंग। यहाँ पे खाया पिया आ गया, यहाँ पे अभी बैठेगा, ठीक है। ये रहा हमारा ढक्कन एपिग्लोटिस, जो ये पीछे जो है यहाँ से हमें खाना जाना है, ठीक है। ये पतली वाली नली जो है ये है इसोफेगस, और ये मोटी जो है ये हमारे विंड पाइप है ट्रैकिया, ठीक है। सांस लेने के लिए ज्यादा मोटा पाइप दिया है भगवान ने, क्यों? ताकि हम अच्छे से प्राणों का आयाम कर सके। तो डेली प्राणायाम जरूर करना चाहिए, खाना पीना कम करना चाहिए, जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही करना चाहिए, एक्सेसिव ईटिंग नहीं करना चाहिए। देखिए पतली सी भी दी है, ताकि पतली सी इसलिए भी दी है स्लो स्लो जाए, आप अच्छे से चबा के च्यू करके, जितने दांत उतने बार चबाओ। 32 टीथ्स दिए हैं, 32 टाइम्स चबाना चाहिए, चबा के अच्छे से बोलस बना लो। उसके बाद जैसे ही आप इसे इवुला के थ्रू ढकेलोगे, एपिग्लोटिस इधर बंद हो जाएगा और ये चला जाएगा इसोफेगस में। तो इससे पहले आता है हमारे लैरिंग, फेरिंग्स। फेरिंग्स के हमारे 3 पार्ट है, ये देखो नेसोफेरिंग्स, ओरिंगोफेरिंग्स यहाँ पे एंड लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स हमारे 3 टाइप होते हैं। फेरिंग्स हमारा जो कॉमन है, वो हम जब खाना खाते हैं तब ये इसोफेगस में जाने के लिए भी हेल्प करता है, और जब हम सांस लेते हैं तब रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। दोनों काम कर डालता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो दिस, अगर क्वेश्चन आया फेरिंग्स के पार्ट क्या है, तो हेल्प्स बोथ इन allowing the food through the tract, GI tract, and also allowing the air to pass through the हमारा विंड पाइप, ठीक है। बोथ हेल्प करता है, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। तो इसमें हमारे 3 टाइप से, ऑरल फेरिंग्स जिसको ओरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं, यहाँ पे देखिए आप, नेजोफेरिंग्स ऊपर आते हैं। अगर सीक्वेंस में देने बोलते हैं कौन सा फेरिंग्स किसके फर्स्ट सीक्वेंस में, कौन पहले उसके बाद, तो हमारा नेसोफेरिंग्स ऊपर आता है, हमारा ओरिंगोफेरिंग्स बीच में आता है, और हमारा लैरिंगोफेरिंग्स इसके नीचे आता है। इसके बाद तो फूड चला गया हमारे इसोफेगस में। इसोफेगस के बाद हम अभी चलते थोड़े से इसके ईयर्स में। इसोफेगस तो आप जानते हैं कि एक मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हॉलो होता है अंदर से। ये करीब 5-5 सेंटीमीटर का होता है, जिससे फेरिंग से फूड डायरेक्ट हमारे स्टोमक में पास करता है। ये सब हमने देख लिया, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट करता है, कोई गैस्ट्रिक जूसेस उस पे नहीं सीक्रेट होते हैं। ये हमारा, इसका लोकेशन क्या है, हमारे ट्रैकिया के ठीक पीछे, ठीक है। ट्रैकिया के पीछे और हार्ट के पीछे हमारे स्पाइनल कॉलम से सपोर्ट, ये हमारे वर्टिब्रस है, हमारा स्पाइनल कॉलम है, ये हमारा वर्टिब्रस का पूरा जा रहा है नीचे, इसके ठीक फ्रंट में लगा हुआ जा रहा है। इसके बोथ एंड पे स्फिंक्टर्स रहते हैं, ठीक है। ऊपर जो होता है अपर एंड में इसोफेगस के अपर स्फिंक्टर रहता है, अपर इसोफेगियल स्फिंक्टर रहता है, और लोअर एंड पे लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर रहता है, जो कि स्टमक के नीचे, जब स्टमक पे पहुंचने वाला होगा तब। फोटो दिखा रही हूँ, जस्ट ए मिनट। फोटो, ये इधर स्फिंक्टर रहता है, लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर, यहाँ पे लोअर रहता है और ऊपर अपर रहता है। तो अभी स्टमक में पहुंच गया, स्टमक का हमने देखा। अभी स्टमक पे आने से पहले थोड़ा सा सलाइवरी ग्लैंड्स पे देख लेते हैं, ठीक है। लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर आपको फिर से याद दिला दूं, जो भी स्टमक का कंटेंट है उसको ऊपर आने नहीं देता है, ताकि आपका लाइनिंग जल ना जाए, इसोफेगस का लाइनिंग जल ना जाए। इसके बाद हम देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स मुख्यतः 3 रहते हैं, 3 टाइप्स, 3 मेजर पेयर रहते हैं।
सबसे बड़ा पैराटोइड ग्लैंड, ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद होता है आपका सबमैंडिबुलर। पैराटोइड ग्लैंड आपके कान के पीछे रहता है, एकदम क्लस्टर बना के ये सब रहते हैं। और उसके बाद होता है आपके जॉ के नीचे ये जो सब मैंडिबुलर, और आपके जस्ट ये जो आपके जॉ के हल्का नीचे सबसे छोटा सबलिंगुअल ग्लैंड। तो आपको अगर क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ सलाइवा कौन सी सलाइवरी ग्लैंड करता है, तो आप क्या बताएंगे? किसी को कोई आइडिया? पैराटाइड। नहीं, सबसे ज्यादा सलाइवा हमारा सबमैंडिबुलर, जो यहाँ पे बैठा हुआ है हमारे चिन के नीचे भाग में, गले के इधर अंदर, ये सबसे ज्यादा 70%, 75% अराउंड सलाइवा हमारे सबमैंडिबुलर ग्लैंड से सिक्रेट होता है। पैराटोइड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, दैट्स ट्रू, सबसे बड़ा है, पर सबसे ज्यादा ये काम करता है हमारे पाचन में, डाइजेशन में सबसे ज्यादा सलाइवा यही प्रोड्यूस करता है। और सबसे छोटा ग्लैंड बोले कौन सा? सबलिंगुअल, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। पैराटोइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड सबलिंगुअल, और सबसे ज्यादा सलाइवा सिक्रेट होता है सबमैंडिबुलर से, ठीक है। सलाइवा जो सैलिवरी ग्लैंड्स का नाम लिया गया है लेटिन वर्ड रेसिमोसियस से लिया गया है, इसका मतलब ही है फुल ऑफ क्लस्टर्स। ये लेटिन वर्ड है, देखिए इस पे थक्के जैसे गुच्छे, अंगूर के गुच्छे जैसे सेल्स है, सैलिवरी सेल्स जो है, ठीक है। तो ग्लैंड से, तो रेसिमोसियस से लिया गया है। इस पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड से, सेरस टाइप, म्यूकस टाइप, इसमें मैं नहीं जाती हूँ, ज्यादा डीप हो जाएगा क्या क्या सिक्रेशंस करते हैं। तो जनरली एक दिन में एक आदमी 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा सिक्रेट करता है। 24 आवर्स में अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रेटेड इज 1 to 1.5 लीटर्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें। क्यों? अभी देख रही हो क्यों। आप बताइए मुझे जल्दी से, सलाइवा के कंपोनेंट्स क्या क्या है? स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप जो जानते हैं आप खुद से भी शेयर कर सकते हो। सलाइवा के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? वाटर, मिनरल, सोडियम और सबसे ज्यादा तो और पोटेशियम जी, म्यूकस। यस, म्यूकस, वाटर, सोडियम, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? लाइसोसोम्स, जिसको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। हमारे माउथ में इतने ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं कि मतलब क्या बताए, बोलते हैं कि एक कहावत है, पृथ्वी के बहुत सारे बैक्टीरिया की प्रजाति हमारे माउथ में रहती है। तो हमारे माउथ में अगर कोई बैड बैक्टीरिया है जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, तो उसको फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म माउथ से शुरू हो जाता है। तो लाइसोसोम्स उसको वहां पे ही खा जाएंगे, मार देंगे, खुद ही जाके उनको खुद ही जाके ऐसे बैठ के उनके ऊपर उनको डिसइंटीग्रेट करके अपने अंदर एनगल्फ कर लेंगे और फिर खुद मर जाएंगे। तो लाइसोसोम्स वो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है जो सलाइवा के थ्रू हमारे माउथ में सीक्रेट होता है, ताकि फूड में बच्चे कुछ बैक्टीरिया मार दे, और जो बच जाएगा वो तो HCl बैठा ही है उसको राख कर देने के लिए। तो हमारा सलाइवा का जो मीडियम है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों? सेम रीजन, ताकि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ना हो पाए, ठीक है। पर कैसे स्लाइटली एसिडिक होता है? कितना है पीएच? अराउंड 6.8, 6.5 to 6.8, ठीक है। पीएच इतना होता है सलाइवा का पीएच, स्लाइटली एसिडिक, ज्यादा एसिडिक नहीं है, स्लाइटली एसिडिक होता है। पर इसमें कैसे ये बैलेंस होता है? बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स भी निकलते हैं हमारे सैलिवरी ग्लैंड से, तो वो मेंटेन करता है, मतलब ये जो पीएच एसिडिक और एल्कलाइन बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है। और मैंने क्यों बोला ज्यादा पानी पियो? क्योंकि सलाइवा का कंपोनेंट देखो सबसे ज्यादा पानी है। तो अगर हाइड्रेशन हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो सलाइवेशन, जिसको हम मास्टिकेशन में जो हेल्प करेगा, मतलब खाना च्यू करने में जो हेल्प करेगा, वो कैसे होगा? माउथ ड्राई हो जाएगा तो आप अच्छे से फूड को च्यू ही नहीं कर पाओगे, फूड अच्छे से मुंह में घूमेगा नहीं, स्टक हो जाएगा कहीं, कैसे मुंह में गले में अटक जाता है तो हम पानी पीते हैं ना, तो वो बहुत जरूरी है। तो सलाइवा का प्रॉपर क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करें। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में
सलाइवा में हमारा सबसे मेन जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स का। कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज। इसको टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में टाइलिन दे दे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तो टाइलिन दे दे, घबराना नहीं है। सलाइवरी एमाइलेज का ही और एक नाम टाइलिन है। ठीक है, तो टाइलिन क्या करता है जी? मैम ये टाइलिन की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होगी, ये पी लिखा है। स्पेलिंग आप थोड़ा सा देख सकते हैं, पर शायद पी से स्टार्ट होती है। स्पेलिंग में देख के एक बार फाइनल आपको कंफर्म कर दूंगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग, बट शायद करेक्ट यही है। होता है। हाँ, पी साइलेंट रहेगा, करेक्ट है। ओके पी साइलेंट रहता है, ओके, मुझे जहाँ तक पता है। पी से ही शुरू होता है थैंक यू मैम। मैम। यस, ठीक है। तो अभी ये टाइलिन क्या करता है? सैलिवरी एमाइलेज, ये हमारा जो स्टार्च है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि हम रोटी, गेहूं, राइस, पोटैटो सब में पाए जाते हैं। कोई भी स्टार्च हम ले रहे हैं, पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो उनको कन्वर्ट करेगा। ये जो पॉलीसैकेराइड माने कि लंबा चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बहुत सारे कार्बन 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 एक साथ लंबा चेन बना के बैठे हैं। तो अभी वो उसको छोटा डबल शुगर, दो शुगर मॉलिक्यूल्स, दो कार्बन एटम्स के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो ये क्या होगा? डबल शुगर मॉलिक्यूल्स मतलब मेल्टोज बनाएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अभी ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज बनेगा और नीचे जाएगा, तो उसके बाद हमारे आंतों में ग्लूकोज बनना शुरू होगा। कार्बोहाइड्रेट का जब नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होगा, तो स्टार्च से अभी मेल्टोज बना। तो ये हो गया हमारे मुंह में, सलाइवा ने कर दिया, फिर बोलस बना के भेज दिया इसोफेगस में। फिर तो हमने स्टोमक के पार्ट्स पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। कार्डिया जो टॉप पार्ट ऑफ स्टोमक है, वहां पे कार्डियक स्फिंक्टर रहता है। ये जो कार्डिया है, कार्डियक स्फिंक्टर, ऊपर वाला भाग जिसको बोलते हैं फंडस, ठीक है, ये राउंडेड होता है। कार्डिया के बाद डायफ्रेम के ठीक नीचे होता है। फिर इसका जो बॉडी है स्टमक का, ये जो बॉडी है मेन, इसको बोलते हैं कॉर्पस भी बोलते हैं। यही मेन काम करता है, मिक्सिंग, चर्निंग, सब कुछ, होल्डिंग ऑफ द फूड। फिर आता है एंट्रम, जहाँ पे सारा ECL और सब कुछ मिक्स होगा। एंट्रम्स में फूड तब तक होल्ड किया जाएगा जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है। और फिर एंड में आता है पाइलोरस। पाइलोरस के एंड में पाइलोरिक स्फिंक्टर रहता है, ये भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और आपके इंटेस्टाइन में ये है पाइलोरस, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अभी आ जाएगा आपके आंतों में। स्टमक के कुछ कुछ लाइनिंग्स होते हैं, ये हम जस्ट एक रफली देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है। स्टमक के लाइनिंग्स में एक आता है म्यूकोसा लाइनिंग, जो आप स्टमक के एकदम इंटरनल लाइनिंग है। ये देखो, ये है स्टमक के 4 लाइनिंग, ठीक है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्कुलरिस प्रोपिया एंड सेरोसा, ठीक है। ये है स्टमक के 4 लाइनिंग। ये स्टमक का कोई भी क्रॉस सेक्शन काट के देखो तो क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हिच वन इज द मोस्ट इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द स्टमक? वो होता है म्यूकोसा। ये जो पोर्शन है, ये इधर से कटा हुआ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये म्यूकोसा सबसे अंदर, जो कि फूड के कांटेक्ट में सबसे ज्यादा है, ठीक है, म्यूकोसा। इसके सर पे ऐसे रगी जैसे शेप लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की होता है। सेम प्रोसेस, कॉन्टैक्ट एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं फूड के थ्रू, ताकि अच्छे से जो भी जूसेस निकली है, गैस्ट्रिक जो भी हमारा एंजाइम्स निकला है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो अच्छे से फूड से मिक्स हो जाए, इसलिए बना रहे रगी। और देखिए इसके बाद है ये सब म्यूकोसा। ये जो म्यूकोसा लाइनिंग है, यही प्रिवेंट करता है हमारे स्टमक के जो वॉल है इसको बर्न होने से। HCl बहुत ही हाईली एसिडिक एंड कोरोसिव सब्सटेंस है, जला देगा। हाथ में गिराओगे तो हाथ छेदा हो जाएगा। ये म्यूकोसा का लाइनिंग प्रिवेंट करता है हमारे पूरे जो टिश्यू से, मस्कुलर टिश्यू से, उसको जल जाने से। तो उसके बाद सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस प्रोपिया एंड सेरोसा। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो ये होता है मोस्टली स्टमक के लाइनिंग्स। इसका सीक्वेंस आ सकता है आयनियम। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जे जैसा दिखता है। मेन काम क्या है हमने तो देख ही लिया, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मिक्सिंग एंड एंजाइम, ठीक है। तो अभी मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो है, स्टमक में 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं। ये होते हैं ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स क्या? ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स होते हैं वो जो आपके पैराइटल एंड चीफ सेल्स, ये दोनों सेल्स
आप सुने होंगे, ठीक है। पैराइटल सेल्स ही मोस्टली, आपको क्वेश्चन इतना डीप में नहीं आता, क्वेश्चन आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे सीक्रेट होता है, स्टमक में। कौन करता है, पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स कहाँ पे होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं स्टमक में, ठीक है। तो ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स वही स्टमक के बॉडी में लोकेटेड होते हैं, और वो ही पैराइटल सेल्स से हमारा एचसीएल, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के पचाने में, प्रोटीन डाइजेशन के लिए एचसीएल का सीक्रेट होना जरूरी है। एचसीएल के बहुत सारे काम है, बता रही हूँ। तो पैराइट, ये आप अच्छे से नोट कर लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक। वो कहाँ होते हैं, बॉडी ऑफ द स्टमक, स्टमक के बॉडी में होते हैं। आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कार्डिया में होते हैं, फंडस में होते हैं, एंट्रम में, या पाइलोरस, या बॉडी। तो पैराइटल सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, ठीक है, बॉडी ऑफ द स्टमक, याद रखना। एचसीएल का पीएच मैंने बता दिया 1.5 to 2.5, थोड़ा बहुत इधर उधर वैरी कर सकता है, बट ऑब्वियसली लेस देन 3, ठीक है, ऑब्वियसली 3 से कम होना पड़ेगा। अब एचसीएल के 2-3 काम है। एक तो बैक्टीरिया, जो अगर कोई भी पैथोजेंस, एनी माइक्रोब्स, उनको जला के भस्म कर देना, उनको बिल्कुल बढ़ने मत दो। हॉस्टल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, इतना एसिडिक बना दो कि वो सर्वाइव या रिप्रोड्यूस कर ही ना पाए। दूसरा, प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन में हेल्प करना, प्रोटीन के डिग्रेडेशन में हेल्प करना। फिर पेप्सिन के द्वारा, पेप्सिन के लिए एचसीएल निष्क्रिय होना बहुत जरूरी है। और आएगा अभी जाइमोजेन पेप्सिनोजेन, एक्टिवेट करना है जाइमोजेन पेप्सिनोजेन, क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म बनेगा फिर पेप्सिन का, ये एक्टिवेट करने के लिए प्रीकार्सर बोल सकते हो। तो इसलिए एचसीएल का सीक्रेट होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ पैराइटल सेल्स का दो और एक इंपॉर्टेंट काम है, विटामिन B12। आप जानते हो आजकल बहुत लोगों को डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 जो कि हमारी इलियम में, इलियम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का एकदम लास्ट पार्ट, इलियम में जब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे एक इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है, तो वो सीक्रेट करता है पैराइटल सेल्स। तो हमारे पैराइटल सेल्स भी अगर खराब हो जाएंगे तो वो फैक्टर नहीं, वो एक कैटालाइटिक एंजाइम नहीं सीक्रेट होगा, तो विटामिन B12 अच्छे से हमारे आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो खाली गोली खाने से नहीं काम बनेगा, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बनाओ मजबूत, ठीक है। बहुत सारे लोग विटामिन B12 से जूझ रहे मैं देखती हूँ, तो दे शुड कंसेंट्रेट ऑन देयर जीआई सिस्टम फर्स्ट, गट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो तो अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा। फिर आती हो और एक इंपॉर्टेंट, ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स, जैसे कि पैराइटल सेल्स भी होते हैं उसमें और एक चीफ सेल्स होते हैं। अब ये चीफ सेल सीक्रेट करता है जाइमोजेन पेप्सिनोजेन, यही है पेप्सिनोजेन, जो पेप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाएगा, पेप्टाइड्स बनाएगा, ठीक है, प्रोटीन्स के। तो वो जरूरी है, तभी बनेगा जब पेप्सिनोजेन रहेगा। और पेप्सिनोजेन कब रहेगा, जब ये पेप्सिनोजेन जाइमोजेन तभी रहेगा जब हमारे ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स रहेंगे और एचसीएल सीक्रेट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने सीखा कि स्टमक के 2 मुख्य ग्लैंड्स है, ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। ऑक्सेंटिक में पैराइटल एंड चीफ सेल्स रहते हैं, पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और पैराइटल सेल्स विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है एक इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करके। और ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स में चीफ सेल्स होते हैं जो कि जाइमोजेन पेप्सिनोजेन बनाता है, जो कि एक प्रीकार्सर है पेप्सिन, जो प्रोटीन का एंजाइम, ठीक है। इसके लिए ये प्रोटीन को काम करने के लिए 3.6 के बिलो पीएच जरूरी है। पेप्सिन जो एंजाइम है प्रोटीन को पचाता है, वो प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ देता है, तोड़ के धीरे धीरे स्मॉलर एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। तो पीएच कितना होना चाहिए, 2 to 3, 3 से लेस होना चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, इतना याद रख लेना, चल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डीप है, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। फिर होता है पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक ग्लैंड्स एंट्रम में पाए जाते हैं, एंट्रम जानते हैं आप, नीचे ये एंट्रम, ये नीचे वाला बॉडी में पाए जाते थे ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स। अब पाइलोरिक ग्लैंड्स पाए जाएंगे एंट्रम में। पाइलोरिक ग्लैंड्स मुख्यतः आपके म्यूकस सेल्स और जी सेल्स सीक्रेट करते हैं। अब म्यूकस सेल्स क्या करते हैं, वो बाइकार्बोनेट,
मतलब एल्काइलाइन मीडियम एक म्यूकस बनाते हैं जो आपके स्टमक के लेयर को, म्यूकस को, गैस्ट्रिक म्यूकस को प्रिवेंट करते हैं इस सेल से जल जाने से। तो इसलिए म्यूकल सेल्स का काम है एक बाइकार्बोनेट रिच म्यूकस का लेयर बनाते रहना, ठीक है। और ये जी सेल्स क्या करते हैं, वो गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिन क्यों जरूरी है? गैस्ट्रिन आपके हाइपोथैलेमस से सिग्नल देता है कि अभी एचसीएल निकालो। पैराइटल सेल्स को सिग्नल मिलता है, पैराइटल सेल्स एचसीएल नहीं निकाल पाएंगे अगर गैस्ट्रिन सिक्रेट नहीं होगा। तो गैस्ट्रिन कौन सिक्रेट करता है? ये पाइलोरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, जो कि एंट्रम ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक में रहते हैं, वहां पे होते हैं पाइलोरी ग्लैंड्स और वो गैस्ट्रिन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखना गैस्ट्रिन। और थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा फैट का मतलब लिपिड का डाइजेशन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा, वो स्टमक में थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, इसलिए बोलते हैं स्टमक में मुख्यतः प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है स्टमक में, याद रखना। माउथ में होता है जी, कार्बोहाइड्रेट का माउथ में होता है। यस, कार्बोहाइड्रेट का माउथ में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, पैनक्रियास से जूसेस निकलेंगे, ठीक है। ये कॉमन कंडीशंस है स्टमक के, इस पे मैं नहीं जाती हूँ, जल्दी से चले जाते हैं हमारे पैनक्रियास पे। चलिए, पैनक्रियास सबको पता है, पैनक्रियास बहुत सारे जूसेस निकालता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब के डाइजेशन के लिए, सबको, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदलने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने के लिए और फैट्स को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में बदलने के लिए हमारे पैनक्रियास से बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं। पर उसी के साथ पैनक्रियास का और एक काम है, हमारा ये जो काइम बना स्टमक में उसको एल्कालाइन करना। तो इसके लिए एल्कालाइन वैसा एनवायरमेंट चाहिए, बाइकार्बोनेट भी सिक्रेट होता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट जो स्टमक का जो एसिडिक मीडियम था, पीएच जनरली 3 था, 3.5, उसको अभी एल्कालाइन बनाना है, तो बाइकार्बोनेट सिक्रेट करता है पैनक्रियास। तो पीएच कितना बना दिया? 6 से 7, वरना हमारी जो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी पैनक्रियाटिक जूसेस आएंगे ड्यूडेनम में, आते हमारी जल जाएंगी। इसमें लीवर भी हेल्प करता है एल्कालाइन बनाने के लिए उस काइम को। लीवर से बाइल निकलता है जो मेनली फैट डाइजेशन, लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है। आपने सुना होगा भारी खाना खाते हैं, तेल मसाला वाला खाना खाते तो गैस हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है, हजम नहीं होता। तो किस पे काम करो? लीवर पे काम करो। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करके गॉल ब्लैडर के साथ, जो स्टोरेज मैकेनिज्म है, गॉल ब्लैडर बेसिकली स्टोर करता है बाइल जूस को। जब आप खाना खा रहे हो गॉल ब्लैडर स्क्वीज हो जाएगा और बाइल निकल जाएगा थ्रू ए डक्ट। तो क्या होगा? आपका फैट जो है वो पाचन होगा। यहाँ पे फोटो है, जस्ट ए मिनट, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो, ये रहा लीवर हमारा सबसे हेवीएस्ट ऑर्गन है, है ना। लीवर सबसे हेवीएस्ट ऑर्गन है। कितना है? 1.5 kg का होता है जेंट्स में, और लेडीज में 1.2 kg का होता है, इतना बड़ा है। कैसे बोलते हैं ना 2.5 किलो का हाथ, तो ये 1.5 किलो का लीवर, ओके। तो हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है। और साथ ही साथ कोई आपको पूछे तो कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्या होगा? क्या बोलेंगे आंसर? लीवर, मैम लीवर। राइट। और अगर कोई ये पूछ दे गलती से लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या बोलोगे? मैम पैंक्रियास। नहीं, थाइरॉइड। हाइपोथैलेमस थोड़ी, छोटा है। थाइरॉइड ग्लैंड कल ही तो पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम में, भूल गए क्या? थाइरॉइड है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बोला ना। पैनक्रियास तो मिक्स्ड है। तो चलो अभी देखते हैं लीवर की पास क्या रखा है। अभी मुझे जल्दी से सब बताएंगे पैनक्रियास में कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अभी तो आप सबने बोला पैनक्रियास एक ग्लैंड भी है, ठीक है ना। मैम इंसुलिन। सारे बोलो, किसको याद है सारे? मैम इंसुलिन। पेनक्रिएटिव जूस ये डाइजेशन के लिए होती है, और
इंसुलिन एक होती है और ग्लूकागोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। चलो मैं जल्दी से बता देती हूँ, समय नहीं है। देखो पैनक्रियास में 4 टाइप के सेल्स होते हैं। ओके, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। उंगली से याद रखेंगे। अल्फा सेल्स हमारे ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है। ग्लूकागॉन क्या? ग्लूकागॉन वो एक हार्मोन है जब हमारा ब्लड ग्लूकोज जब कम हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है, तब ग्लूकागॉन सिक्रीट करना पड़ता है ताकि ब्लड ग्लूकोज को ऊपर किया जाए। ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो है ग्लूकागॉन। कौन सिक्रीट करता है? पैनक्रियास सिक्रीट करता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के कौन से सेल्स? अल्फा सेल्स से। ठीक है, याद रखना। अल्फा के बगल में लिख लो ग्लूकागॉन, अल्फा सेल्स। फिर बीटा सेल्स, बीटा सेल्स सबका फेवरेट इंसुलिन, हमेशा यही पढ़ते हैं हम। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाए इसको कम करता है इंसुलिन, बीटा सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स करता है सोमाटोस्टेटिन। ठीक है, सोमाटोस्टेटिन ये एक इनहिबिटर है, तो ये क्या करता है? आपके ग्रोथ को रेगुलेट करता है ना। बच्चा कितना बढ़ेगा, आप कितना बढ़ोगे, उसको रेगुलेट करेगा। तो सोमाटोस्टेटिन डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से। थोड़ा बहुत हाइपोथैलेमस से भी सिक्रीट होता है, बट पैनक्रियास से भी होता है। ठीक है, याद रखना है। अगर पैनक्रियाटिक हार्मोन्स में नाम आ जाए तो ऐसा नहीं कि सोमाटोस्टेटिन को निकाल ही दिए, याद ही नहीं है, इसको भी टिक करना है। और फिर लास्ट आता है गामा सेल्स। गामा, इससे आता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है? आपकी भूख प्यास को कंट्रोल करता है। आपको कितना भूख लग रहा है उस चीज को कंट्रोल करता है। ये आपके डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ओके, तो ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूसेस तो करता ही है, जो कि डक्ट के थ्रू, एक डक्ट होता है, डक्ट के थ्रू गिर जाता है। ओके, तो अभी हमने देखिए पैनक्रियास और लीवर और गॉल ब्लैडर ने पाइल दे दिया तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन पे हम पहुंच गए हैं जहां पे सब मिल जाएंगे ये सारे जूसेस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड से सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, डीएनए के लिए जितने सारे डाइजेस्टिव जूसेस पैनक्रियास रिलीज करेगा वो उसके एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज करेगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो मैंने 4 हार्मोन बताए, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमाटोस्टेटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, वो उसके एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट करेगा पैनक्रियास। इसलिए वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। और फिर हम आ जाते हैं छोटी आंत पे, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो अभी हमारे देखिए एंडोक्राइन से गैस्ट्रिन सिक्रीट कर दिया हमारे स्टोमक ने। अभी कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन हमारे कहाँ पे सिक्रीट हुआ, याद है किसी को? बताया था मैंने शुरू में, सीसीके एंड सिक्रेटिन, याद करो। एकदम स्टार्टिंग में देखो मैंने बताया था। मैम माउथ में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंडोक्राइन सेल्स है वो कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन से करते हैं। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होते हैं। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। तो डाइजेशन के लिए अगर कुछ हार्मोन्स का नाम आए, मैं इसलिए ये 5 जीआई हार्मोन्स मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हार्मोन्स का नाम बता दे रही हूँ, आप याद कर लेना। गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके, सिक्रेटिन, फिर जीआईपी लिख लेना, इसका नाम है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, बहुत बड़ा नाम है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड और मोटिलिन। ठीक है, ये हमारे कुछ ऐसे अगर ऑप्शंस में आए कौन से हार्मोन्स डाइजेशन में हेल्प करते, तो ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते। इसके सिवा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये हो गया मुख्यतः, और ये सब थोड़े से हाई लेवल के हैं इसलिए मैं ये नहीं कवर कर रही। ठीक है, तो मोस्टली हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखा कि पहले हमारे माउथ में आया,
पहले हमारे माउथ में आया फूड, फिर बोलस होते हुए हमारे स्टमक में, इधर से जो भी पाचन हुआ प्रोटीन का, उसके बाद हमारी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और उसके बाद बचा कुचा जो अभी लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा, वाटर, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होगा। और बचा कुचा जो है फीकल मैटर के थ्रू हमारे ट्रांसवर्स को असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम और एनस होते हुए बाहर चला जाएगा। ओके, ठीक है, 7 बज गए, दूसरी मैम आ गई है। थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।